हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज का ये बायोमॉलिक्यूल्स का आपका दूसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक अलग बायोमॉलिक्यूल के बारे में जिसका नाम है लिपिड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सभी बायोमॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस के बारे में आपसे बातें किया हुआ था और मैंने बोला हुआ था कि मैं आने वाले वीडियोस के अंदर आपको एक एक करके सभी बायोमॉलिक्यूल्स के डिटेल वीडियोस जो है वो आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस बायोमॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे लिपिड। बाकी जो भी चीजें इसके अंदर बची रह जाएंगी उसको आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं अपने इस बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा लिपिड होता है वो जनरली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर के बना होता है। मतलब इसका जो मेन जो कंपाउंड होता है या इसका जो मेन सब्सटेंसेस होता है जिसके कारण आपका जो बायोमॉलिक्यूल है लिपिड उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, वो जनरली हमारा होता है बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बट किसी किसी केसेस में इसके अंदर आपको फॉस्फेट वगैरह बहुत सारी और भी चीजें जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लिपिड है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर के अंदर जनरली इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है जनरली वाटर में? इनसॉल्युबल होता है। बट इन द केस ऑफ जब हम इसको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये डिसॉल्व भी हो जाते हैं। जनरली ये अगर मैं वाटर की बात करूं तो इनके अंदर जनरली वाटर में के अकॉर्डिंगली हाइड्रोफोबिक नेचर शो करते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे इनको ईथर के अंदर रख दूं, क्लोरोफॉर्म के अंदर रख दूं, एसीटोन के अंदर अगर मैं इनको रख दूं तो उनके अंदर ये जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं लिपिड के बारे में, अभी मैं आपसे लिपिड का जस्ट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूं, बाकी इसके बारे में स्ट्रक्चरली हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले इसके छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो हमारी बॉडी में लिपिड्स के बहुत सारे फंक्शन है और सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन है वो है एनर्जी को स्टोर करके रखना। तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखने में जो है वो फैट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फैट्स हो गया, ऑयल्स हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑयल के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में और फैट्स के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके जो आपके लिपिड्स वगैरह है वो मौजूद रहते हैं। फैट हमारी बॉडी में अच्छा एनर्जी स्टोर का सोर्स इसलिए माना जाता है बिकॉज ये जो है वाटर रिपेलेंट होता है, तो इसमें वाटर मिक्स नहीं होता, तो बहुत कम वेट में ये बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। ये फैट का एक बहुत बेसिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद भी अगर मैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करूं तो हमारी सेल के स्ट्रक्चर को बनाना, उसे सेलेक्टिव परमिएबल बनाना, ये सब भी चीजें हमारे किसका रोल होती है? ये सब चीजें भी हमारे पार्ट होती है लिपिड का, क्योंकि वहां पे एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है जिसे हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। क्योंकि इस लिपिड में आपको एक एक्स्ट्रा चेन देखने को मिलती है फॉस्फेट की। किसकी? फॉस्फेट का मॉडिफिकेशन इस आपको लिपिड के अंदर देखने को मिलता है जिसे हम लोग जनरली फॉस्फोलिपिड कहते हैं। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिर लिपिड के ही कैटेगरी में एक और लिपिड आता है जिसे हम लोग जनरली कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल का भी यूज देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है हमारी बॉडी के लिए, बट देयर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा। उसी तरीके से जो हमारा लिपिड होता है वो एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल हार्मोन्स की तरह भी फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि इस तरह के जनरली हम लोग लिपिड को जो है वो स्टेरॉइड्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टेरॉइड। फिर वो चाहे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने को हुआ, तो तमाम तरह के जो भी हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स जनरली स्टेरॉइड हार्मोन्स जो भी होते हैं वो आपके लिपिड से ही जो है वो बने होते हैं। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना। साथ में आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक तरह की कुशनिंग प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके ऑर्गन्स वगैरह को, उनको एक कुशनिंग प्रोवाइड करा करके उनको इंसुलेशन बना करके, ताकि आपकी बॉडी, तो ये बहुत ही बेसिक सा रोल है आपके लिपिड का। तो लिपिड में अब और चीजें आती है कि भाई लिपिड को क्लासिफाई हमने किस तरीके से किया। तो देखो कुछ लिपिड्स बहुत सिंपल होते हैं, जैसे एस्टर ऑफ फैटी एसिड। अब जो फैटी एसिड होता है उनके बीच में एस्टर बॉन्ड बनते हैं, एस्ट्रिफिकेशन होता है, अल्कोहल जुड़ा होता है,
तो ये कहीं ना कहीं बहुत सिंपल टाइप के जो होते हैं वो लिपिड होते हैं, जिनके अंदर आपको एस्टर देखने को मिलता है, अल्कोहल देखने को मिलता है। ये बहुत सिंपल टाइप के लिपिड होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल तौर पे आप फैट्स पढ़ते हैं, ऑयल्स पढ़ते हैं, वैक्सेस पढ़ते हैं, तो ये सभी जो है वो आपके सिंपल लिपिड के अंदर जो है वो आते हैं। वहीं पे अगर मैं फैट्स की बात करता हूं तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल की जब आप बात करते हैं तो आप उसके अंदर दो कैटेगरी देखते हैं, एक सैचुरेटेड देखते हैं, एक अनसैचुरेटेड देखते हैं। जो सैचुरेटेड होता है वो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सॉलिड टाइप का होता है, जो अनसैचुरेटेड होता है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जब आप उसको देखेंगे तो वो जो है वो काइंडली अच्छे फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से ऑयल्स वगैरह जो है वो एक अलग टाइप के फैट्स के अंदर गिने जाते हैं, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में। तो इस कैटेगरी के ऊपर हमने बनाया कि कौन सा रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है और कौन सा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में और कौन सा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद कंपाउंड लिपिड की अगर हम बात करें तो यहां पे कंपाउंड लिपिड में क्या है ना कि कंपाउंड लिपिड में फिर कई और चीजें शामिल होती हैं। उसमें केवल ग्लिसरॉल या कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं शामिल होगा, उसमें कई और चीजें भी शामिल होंगी। जैसे उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, मतलब लिपिड चेन में ही आपको ये सारी चीजें भी देखने। तो अगर किसी भी लिपिड के अंदर फॉस्फेट जुड़ा है तो वो भी हमारा कंपाउंड लिपिड का ही एग्जांपल है। उसको हम लोग जनरली फॉस्फोलिपिड कहते हैं और उसमें एक अलग एक्स्ट्रा चेन देखने को मिलती है जो कि हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने को मिलती है, जिसे जनरली हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं, जो कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलती है। उसी तरह ग्लाइकोलिपिड होते हैं, जब आपके लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो उसे ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और उसी के साथ में अगर लिपिड के साथ में प्रोटीन भी जुड़ जाए तो उसको हम लोग लिपोप्रोटीन का जो है वो नाम जो है वो देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो लिपिड के अंदर आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं अपनी और भी चीजों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, कुछ सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको जो चेन देखने को मिलती है कार्बन और हाइड्रोजन की, उसमें जो है सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, और जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्लासिफाई किया हुआ है लिपिड को। अब हम आते हैं लिपिड के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग लिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बस आप अच्छी तरीके से इन्हीं स्लाइड्स को देखते रहेंगे तो आपकी सारी डाउट्स जो है वो एक एक करके क्लियर होती रहेंगी। तो यहां पे हमारे सामने लिपिड का पूरा स्ट्रक्चर देखिए। जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़िए, जब हम लोग बात करते हैं मोनोमर के जोड़ने की, जब हम लोग बात करते हैं कई कंपोनेंट के आपस में जुड़ने की, तो जब कई कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं, और जब उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शन के बाद अगर किसी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर ना जा रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग जनरली डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने ये बातें क्यों बताई? वो मैंने यहां पे इसलिए बताई क्योंकि जब भी आप चूंकि अब आप बहुत सारे पॉलीमर बना रहे हैं, तो जब भी आपके पॉलीमर बनेंगे तो पॉलीमर आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और जब भी पॉलीमर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो पॉलीमर के बॉन्ड बनाते वक्त जो नया प्रोडक्ट बनेगा उस समय उसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल वहां होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन के रिएक्शन के अंतर्गत लाएंगे, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने जो मैंने स्ट्रक्चर रखा हुआ है वो स्ट्रक्चर फैट्स का ही है, लिपिड का है, तो बहुत ही ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग लिपिड या फिर फैट्स की बात करें तो अब फैट मॉलिक्यूल जो हमारा होता है उसमें आपको जनरली दो बैकबोन्स यहां पे देखने को, मतलब दो चीजों से मिल करके वो आपके बनेंगे। नंबर 1 ग्लिसरॉल और नंबर दूसरा फैटी एसिड, ठीक है। अब बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये फैटी एसिड और ट्राई ग्लिसरॉल क्या होता है। देखो फैटी एसिड जो होता है ना वो एक कार्बन की चेन है विथ 1 OH, लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं ट्राई एसिड ग्लिसरॉल की तो वहां पे आपको कई लाइन से 3 अलग अलग फैटी एसिड्स की चेन जो है वो देखने को मिलती हैं। और जब हम फैट की बात करते हैं ना तो फैट केवल एक चेन से नहीं बनने वाली है, वहां पे आपको 3 फैटी एसिड की जो है वो चेन जो है वो देखने को मिल जाती है। ग्लिसरॉल की अगर हम बात करेंगे तो ग्लिसरॉल खुद में एक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, मतलब ये खुद की कार्बन की एक चेन होती है, दैट इज अ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये एक तरह का खुद बहुत ही सिंपल तरह का फैटी एसिड आप इसको बता सकते हैं।
और इसके साथ में 3 आपको अलग अलग OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। तो फैट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? फैट के अंदर आपको ग्लिसरॉल एक स्ट्रक्चर, एक चेन देखने को मिली, और उसके बाद में उसमें लगातार फैटी एसिड्स की कई चेन्स जो है वो मौजूद होती हैं। 3 चेन है, तो इसको हम लोग अब इन चेन में कार्बन का नंबर या ये चेन कितनी लंबी होगी और कितने चेन से मिलकर के बनी होगी, ये बात डिसाइड करते हैं हमारे फैटी एसिड के नेचर के बारे में। तो आइए कुछ चीजें हैं इसके अंदर लिखी हुई हैं, उसको आइए पढ़ लेते हैं। अ फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड ऑफ पार्ट्स, 2 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 दैट इज अ ग्लिसरॉल, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, एंड नंबर 2 इज अ फैटी एसिड, जो कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इनसे मिलकर बना था। ग्लिसरॉल इज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, व्हाइल द फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन अटैच टू अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है COOH आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज अ हाइड्रोक्सिल क्या होगा, हाँ ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड अ टिपिकल फैटी एसिड कंटेन 12 to 18 कार्बन्स, लगातार चेन आपको देखने को मिलता है। मतलब ज्यादातर फैटी एसिड को अगर हम लोग देखेंगे, मतलब ये चेन को देखेंगे, तो इसमें 12 से लेकर 18 कार्बन चेन हो सकती है, किसी किसी में 4 और किसी किसी में 36 भी हो सकते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके चेन के बेसिस पे ही हम लोग लिपिड को अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो या अलग अलग टाइप से उनको हम लोग बताते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही ध्यान समझिएगा कि हम इन्हें एस्टर बॉन्ड जो इनके बीच बनता है, जब ग्लिसरॉल जो है, जब आप एक फैट को देखेंगे ना, जब आप एक लिपिड को देखेंगे ना, तो उसमें 2 चीजें होंगी बेटा। सबसे पहले समझिए, उसमें 2 चीजें होंगी। क्या क्या होंगी उसके अंदर? उसके अंदर एक चीज तो होगी ग्लिसरॉल और एक चीज होगी आपकी फैटी एसिड। क्या होगी? एक चीज होगी आपकी ग्लिसरॉल और एक तो होगी फैटी एसिड की चेन। फैटी एसिड की अलग अलग उसमें चेन होंगी, ठीक है। तो ग्लिसरॉल आपका किससे जुड़ेगा? उन फैटी एसिड के चेन से जुड़ेगा। अब ग्लिसरॉल का जो OH होता है, ग्लिसरॉल का जो OH होता है, उसका H, उसका केवल H, और जो आपके बॉन्ड है इस वाले का OH, ग्लिसरॉल का ओनली H और इसका OH, इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, मतलब फैटी एसिड का OH और ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन, ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन और फैटी एसिड का OH, इनके बीच जब बॉन्ड बनता है तो उसी को हम लोग जनरली एस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये बनके तैयार होते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बनके तैयार हो जाते हैं? दैट इज ये क्या बन जाते हैं? दैट इज अ ट्राइग्लिसराइड जो है वो बन करके तैयार होते हैं। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का आपस में मिलाप होता है तो उससे आपके ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड जब ये बनते हैं तो उस समय वहां पे 3 जो H2O है, दैट इज 3H2O, यहां पे देखो 3H2O यहां से क्या हो जाएगा? उनका रिमूवल हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह की डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो शो करता है, ठीक है। यहां पे जो R ग्रुप बताया गया है, तो ये R ग्रुप जो है दैट इज डिसाइड कि कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन यहां पे मौजूद है। देखिए लिखा है द R ग्रुप कुड बी अ मेथिल, वो 2 कार्बन के भी, 1 कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है, और 1 से लेकर के 19 कार्बन तक के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड जो है उसमें आपको 16 कार्बन का देखने को मिलता है, जो आपको 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन के साथ में 16 कार्बन टोटल होते हैं, ठीक है, उनके फैटी एसिड की चेन में। उसी तरह अरेकिनोइड के अंदर आपको 20 कार्बन एटम देखने को मिलता है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन भी, मतलब ये वाला कार्बन भी जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के फैटी एसिड के अंदर या अलग अलग टाइप के लिपिड के अंदर आपको अलग अलग तरह का जो है वो कार्बन की चेन फैटी एसिड की देखने को मिल सकती है। तो ये रहा कुछ स्ट्रक्चर की बात कि कहाँ एस्टर बनते हैं, किस तरह से एस्टर बनते हैं। उसी तरीके से टू मेक अ फैट मॉलिक्यूल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप on the glycerol backbone react with the carboxylic group of fatty acid, a dehydration synthesis, यहां पे dehydration reaction होती है। Open reaction, this is fat molecule with 3 fatty acid tail bound to the glycerol backbone via ester linkase, जो मैंने आपको बताया। Oxygen next to carboxylic, that is a CO group, ट्राइग्लिसराइड बनता है वहां पे, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो वहां से रिमूव हो जाती है। अब जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी फैटी एसिड होती है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फैटी एसिड की बात मैं कर रहा हूं, जो चेन बनी है, ठीक है। फैटी एसिड को हमने 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक आपका फैटी एसिड है वो है सैचुरेटेड,
और एक आपका अनसैचुरेटेड। इसमें कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस इतना याद रखना है कि जब आपको किसी भी फैटी एसिड के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे कार्बन चेन के बीच में आपस में, तो हम उनको बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और वहीं पे अगर हमें डबल बॉन्ड कहीं पे भी देखने को मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जानते हो फॉस्फोलिपिड में क्या है, फॉस्फोलिपिड में ये दोनों मौजूद होते हैं, सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड, उसके बारे में भी डिटेल बात करते हैं। 1 सेकेंड। तो देयर आर द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखा है। अगर मान लो कि केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद में कोई भी डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग फैटी एसिड को हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। दिस थिंग बी फैटी एसिड आर सैचुरेटेड विद द हाइड्रोजन इन अ सैचुरेशन फैट एज मेनी हाइड्रोजन एटम एज पॉसिबल एज अटैच टू द कार्बन स्केलेटन। इसमें ज्यादातर जो है वो आपके कार्बन से ही अटैच रहेंगे। और वहीं पे जब आपको डबल बॉन्ड देखने को मिले तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इट हैज नाउ फीवर हाइड्रोजन, इसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। भाई सीधी सी बात है, जिसके पास डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कम होंगे। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, सेम नंबर ऑफ कार्बन रखूं, लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड डाल दूंगा तो उसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो इसके पास में अनसैचुरेटेड के पास में हमेशा हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। और यहां पे आपको 1 डबल बॉन्ड, अगर केवल एक डबल बॉन्ड है तो उसे हम लोग मोनो अनसैचुरेटेड कहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा है तो इसे हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड के नाम से जानेंगे। ये सब चीजें एनसीईआरटी के अंदर उतनी मेंशन नहीं की गई हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फो जो लिपिड है वो एक कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल है, और इसके अंदर आपको अलग से फॉस्फेट देखने को मिलता है और ग्लिसरॉल देखने को मिलता है। ये जो रीजन देख रहे हैं ना, ये रीजन वाटर रिपेलेंट होता है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक रीजन होता है ये। और ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो आप ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, हेड, जिसको हम हाइड्रोफोबिक हेड कहते हैं फॉस्फोलिपिड में, उसमें एक तो फॉस्फेट ग्रुप आपको देखने को मिल ही रहा है, और यहाँ पे चेन आपकी हो सकती तो आर यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल जो यहाँ पे मौजूद है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल आप लोग जानते हो कि भैया वो 3 कार्बन का बेसिकली तो बना ही हुआ होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ अगर आप देखिए तो जो इसकी टेल वाली पोर्शन है गुरु, टेल वाली पोर्शन जो है वो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड भी देखने को मिल रहा है और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड लिपिड होती है। जनरली लिपिड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, या तो ये सैचुरेटेड वाला फैटी एसिड होगा या अनसैचुरेटेड होगा, राइट। लेकिन इसके अंदर हमें दोनों देखने को मिले। दैट इज अ स्पेशलाइज्ड लिपिड जो कि होता है फॉस्फोलिपिड, are major component of plasma membrane. Like fat, they are typically composed of fatty acid chain attached to the backbone of glycerol. ये backbones या glycerol से अटैच है, इसका कार्बन इसके बैकबोन से अटैच होता है, ठीक है। जनरली अगर हम लोग ज्यादातर जो भी अपने आसपास के फैटी एसिड को देखते हैं तो उनकी कितनी चेन होती है, 3 चेन होती है। देखो लिखा भी हुआ है, इंस्टेड हैविंग 3 फैटी एसिड, कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ 3 फैटी एसिड, हाउएवर फॉस्फोलिपिड जनरली हैव जस्ट 2 and the third carbon of glycerol backbone is occupied by modified phosphate group। तो यहां पे 2 चेन है और ये तीसरी चेन होगी, वो किससे जुड़ी है, ग्लिसरॉल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है, ग्लिसरॉल से जुड़ी हुई है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे भी आपको 3 चेन, एक ग्लिसरॉल वाली है और 2 आपकी, एक सैचुरेटेड और एक आपकी अनसैचुरेटेड। डिफरेंट फॉस्फोलिपिड हैव डिफरेंट मॉडिफायर ऑन द फॉस्फेट ग्रुप विथ कॉलिन। अगर इसी में आपको जो फॉस्फोलिपिड है उसी के साथ में अगर कुछ अदर चीजें ऐड हो जाती हैं तो इनका नेचर चेंज भी हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, डिफरेंट फॉस्फोलिपिड हैव डिफरेंट मॉडिफायर ऑन फॉस्फेट ग्रुप विथ कोलिन, a nitrogen containing compound and serine and amino acid being common example. Different modifier given phospholipid different properties and role in the cell. तो अगर हमारे फॉस्फेट के साथ में इस वाले रीजन में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड होता है, अगर मान लो उसके अंदर अलग टाइप का प्रोटीन ऐड, एमिनो एसिड ऐड हो गया तो उसका नेचर बदल जाएगा। अगर उसके अंदर मान लीजिए कि कोई नाइट्रोजन कंपाउंड ऐड हो गया है तो भी इस फॉस्फोलिपिड का नेचर हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट गाइज, ये रहा लिपिड के बारे में बहुत ही छोटा सा डिटेल जो मैंने आपको आज के आज बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं अपने किताब के अंदर दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जिससे कि हम लोग प्राइमरी
एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। हमारे प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका जो मौजूद तो हैं लेकिन उनका रोल समझ में नहीं आया। जैसे किसी प्लांट के अंदर फ्रेग्रेंस का होना, किसी प्लांट में गम का होना, किसी प्लांट में एल्कलॉइड या तमाम तरह के ऐसी चीज़ों का होना, जो मतलब कि हम आपको क्या बताएं कि जैसे अगर हम अपने बुक की बात करें तो हमारे बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि पिगमेंट का होना, एल्कलॉइड का होना, टर्पिनॉइड का होना, टॉक्सिन्स का होना। ये सारी चीजें हमारे प्लांट पे तो हैं, लेकिन इनका हमारी प्लांट पे कैसा रोल है, उनके फिजियोलॉजी में कैसा रोल है, ये जो है वो डिसाइड्स नहीं है। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स जैसे प्रोटीन, लिपिड आपके हैं, नाइट्रोजनस बेस हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जिनका प्लांट्स के अंदर रोल है। तो अगर ऐसी चीजें जिनका प्लांट के अंदर रोल है उन्हें हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का नाम जो है वो देते हैं। देखो लिखा है, इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार प्लांट के अंदर कंपाउंड्स को खोज रहे हैं, और जब हम लोग कंपाउंड को खोज रहे हैं तो हमको बहुत सारे कंपाउंड मिल रहे हैं, उनके कुछ के रोल पता है। जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, उनको पता है भाई शुगर से कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनना है, अमीनो एसिड से पता है कि भाई हमें प्रोटीन बनाना है, लेकिन बहुत सारी चीजों के रोल अभी तक हमको पता नहीं है। तो जिनके रोल पता है उन्हें हमने प्राइमरी रखा, और जिनके रोल हमें पता नहीं है ना भाई, उन्हें हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो है वो नाम दिया है। दैट इज गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो लिपिड का अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा कम समझ में आया तो जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर कोई और इजी वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा बायोमोलिक्यूल का चैप्टर खत्म होने की बारी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।